भारी बहुमत हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की है। अब एग्जिट पोल्स के सही होने की दावेदारी और ज्यादा दम ठोक कर की जाएगी कि देखो हमने कहा था कि ऐसा ही होगा। लेकिन इसके साथ ही एक और दावेदारी भी पुरजोर तरीके से की जा रही है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी का इतना अच्छा साथ दिया कि राजनीति और सत्ता की डिक्शनरी से अब एंटी इनकम्बेंसी जैसा शब्द भी गायब हो चुका है। अब इसे वोट चोरी कहा जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कहा जाए, या चुनाव के वक्त महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने को रिश्वतखोरी कहा जाए, आपकी जो मर्जी हो सो कह लें, जितना प्रलाप करना हो कर लें कि यह गलत है, बेईमानी है, मगर जो नतीजे आए हैं वो हमारे और आपके सामने हैं। 20 वर्षों के यानी 20 सालों के शासन के बाद नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले या ना मिले, लेकिन बीजेपी के खाते में एक और राज्य अब मजबूती से जुड़ गया है। बिहार में अब तक बीजेपी की दखल बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बना था, मगर इस बार बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर यह जता दिया है, दिखा दिया है कि बिहार में अब उसका दबदबा रहेगा। यानी बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि लगभग 90% स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। बिहार में चाहे दिन दहाड़े हत्या हो, लूटमार हो, अस्पताल में घुसकर लोगों को मारें या सड़क पर कुचलकर किसी की जान ले लें, यह सब अब जंगल राज की परिभाषा से बाहर निकल चुका है। यह जंगल राज की परिभाषा में नहीं आएगा। मोदी जी ने बता दिया है कि उनका कट्टा वाला दांव कामयाब हुआ है बिहार में। आपको याद होगा कि बिहार में जब एसआईआर की शुरुआत हुई थी तभी संदेह होने लगा था, तभी शंका होने लगी थी कि इस बार बीजेपी के खेल का मैदान बिहार बनेगा, और ऐसा ही हुआ है। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उसमें लोगों ने जिस तरह साथ दिया, उसमें एक बारगी तो बीजेपी भी परेशान हो ही चुकी थी। लेकिन बीजेपी शुरू से ही दावे कर रही थी कि हम 200 से ज्यादा सीट लेके आएंगे। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 160 प्लस। उसके अलावा कई अलग अलग कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता कहते आए कि अब की बार हम 200 पार करेंगे। शायद उसे पता था कि इतनी सीटें कैसे आएंगी, और वैसा ही हुआ भी। एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया, और जिस आरजेडी से लोग बदलाव की उम्मीद बांध रहे थे उनके हाथों निराशा लगी है। इन नतीजों पर अब जिस तरह से ज्ञानेश कुमार को बधाई मिल रही है, उस पर शायद बीजेपी को भी मंथन करने की जरूरत है कि इतनी बड़ी पार्टी और देश में एक दशक से ज्यादा समय तक राज कर रहे इस बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी आखिर सारी कोशिशों के बावजूद लोकतंत्र को बचाने का विश्वास क्यों नहीं हासिल कर पाई। विपक्षी नेता लगातार इन नतीजों पर निराशा तो जता ही रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र के लिए चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि अब हार जीत का कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से धन बल और वोट चोरी से हरियाणा महाराष्ट्र में खेल हुआ, अब बिहार में भी हो गया है। आइए जरा सुन लीजिए अशोक गहलोत की जुबानी, सुनिए। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है, और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं, कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो भी वोट चोरी है। कहने का मतलब, जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। भाई, आप चुनाव आयोग का मतलब ही निष्पक्ष चुनाव हो, जीते हारे कोई भी हारे। डेमोक्रेसी खतरे में है, प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं, कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है।
तो सुन लिया आपने, यहां पर कह रहे हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुनाव आयोग जिस तरह से इनका साथ दे रहा है वो डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहा है, यानी डेमोक्रेसी खतरे में है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्विटर पर क्या कुछ लिखा, सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताता हूं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नाम नए जोड़ लिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता, यह कह रहे हैं भूपेश बघेल। उधर संजय राउत कह रहे हैं, उन्होंने मराठी में एक ट्वीट किया है, उसका हिंदी तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूं। संजय राउत कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर राष्ट्रीय एजेंडा चला रहे हैं, ऐसे में इससे अलग नतीजा मुमकिन ही नहीं था। बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा, जिनका सत्ता में आना तय था वे 50 मिनट में ही साफ हो गए। ये बात यहां कह रहे हैं, जिनका सत्ता में आना तय था वो 50 मिनट में ही साफ हो गए, यानी वो हार गए शुरुआती 50 मिनट में ही। 8 बजे से आप जानते हैं कि आज काउंटिंग शुरू हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कैसे एनडीए की तरफ पूरा ये जो रुझान है वो जाते हुए हम लोगों ने देखा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बताता हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है, यह बात यहां कह रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव। इसी तरह की प्रतिक्रियाओं की भरमार है दोस्तों, जिससे जाहिर हो रहा है कि एनडीए ने बिहार भले जीत लिया हो, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा जीतना अभी बाकी है। क्या बीजेपी इस भरोसे को जीतने में कभी कामयाब हो पाएगी, या उसकी साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है? और इसी पर आज चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ न्यूज पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट दिन आज का। इस दिन आज इधर खासकर महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, वो उसको उम्मीद थी कि सत्ता की चाबी उसे मिलेगी, लेकिन आखिर उसके हाथ से सत्ता की चाबी कैसे छीन ली गई? क्या यहां बेईमानी हुई है? क्या बिहार में भयंकर बेईमानी हुई है? असली खेल क्या अभी बाकी है बिहार में? इन सब की चर्चा हम करेंगे। चर्चा यह भी करेंगे कि आज बिहार के इस रिजल्ट के बाद क्या देश के लोकतंत्र के लिए एक ब्लैक डे और काले अध्याय की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस लोकतंत्र के लिए अब अलग ढंग से विपक्षी नेताओं को आगे बढ़ने की जरूरत है? इंडिया गठबंधन को आप देख रहे हैं कि 35 सीटें मात्र है, जिसमें से आरजेडी को 25 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 रुझानों में, और उसके बाद सीपीआई-एमएल को 2 सीट, सीपीआई को कोई सीट नहीं, सीपीएम को 1 सीट और वीआईपी को भी कोई सीट नहीं, आईआईपी को 1 सीट। इस ढंग से 35 सीटें मात्र इंडिया गठबंधन के खाते में और 202 सीटें। सबसे बड़ी बात कि 101 सीटों पर लड़ रही थी बीजेपी और 101 सीटों पर लड़ रही थी जेडीयू। बीजेपी को 90 सीटें, 90% के लगभग स्ट्राइक रेट, जेडीयू को 84 सीटें यानी 83% के लगभग स्ट्राइक रेट। एलजेपीआर 28 सीटों पर लड़ रही थी, टोटल 29 सीटें थी, 1 सीट ऑलरेडी उसके हाथ से निकल चुकी थी। मात्र 28 सीटों पर लड़ रही थी एलजेपीआर, जिसके खाते में 19 सीटें आते हुए दिखाई दे रही हैं। मात्र 6 सीटों पर लड़ रही थी हम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी, 5 सीटें, 6 में से 5 सीट। आरएलएम मात्र 5 सीटों पर लड़ रहे थे आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा, उसमें से 4 सीटें। आखिर इतना बड़ा गेम कैसे हो गया? बिहार में क्या कोई सियासी खेल हुआ है या कुछ और हुआ है? क्या यहां भयंकर बेईमानी हुई है? और अगर बेईमानी हुई है तो कैसे विपक्ष को यहां सजग रहने की जरूरत है? इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए हमारे तमाम साथियों के बीच ले आइए स्क्रीन पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कुछ आंकड़े आपके सामने, पहले अपने साथियों को लेकर आऊं, लेकिन आंकड़े दिखाना चाहता हूं, कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। दिन भर शुरुआती दौर से ही सबसे पहले तेजस्वी यादव आज परास्त होते हुए नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव राघोपुर से लगातार पिछड़ रहे थे। लगातार 15वें राउंड में जाकर तेजस्वी यादव
ने लीड बनाई है 15वें राउंड में जाकर, लेकिन फाइनली तेजस्वी यादव जीत गए हैं 14,532 वोटों से। राघोपुर हम गए थे और हमारी टीम गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव जो पिछली दफा 38,000 वोटों से जीते थे, जो वहां के समर्थक, वहां के लोग, राघोपुर के लोग कह रहे थे कि इस बार कम से कम 20,000 वोटों का और इजाफा होगा तेजस्वी यादव की जीत में, बल्कि यहां पर इजाफा नहीं बल्कि कम हो गई, वोट कम हो गए। आखिर क्यों ऐसा हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। कई सारे सवाल हैं। कांग्रेस पार्टी काफी पिछड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी फाइनली 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जिसमें से 1 सीट ऑलरेडी कांग्रेस जीत चुकी है और 5 सीटों पर लीड कर रही है। किशनगंज की सीट कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है और कांग्रेस के खाते में अभी 5 सीटें और आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें वाल्मीकि नगर है और चनपटिया है, फिर उसके बाद फारबिसगंज है। फारबिसगंज में कांग्रेस पार्टी मात्र 221 वोटों की लीड से, लेकिन यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट ने, मनोज विश्वास ने चैलेंज किया हुआ है, रिकाउंटिंग चल रही है और कांग्रेस पार्टी यहां पर जीती हुई है मात्र 221 वोटों से। अररिया, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी 12,000 वोटों से वहां कांग्रेस आगे है। चनपटिया में मात्र 600 वोटों से कांग्रेस आगे है। हर राउंड की वोटिंग हो चुकी है। मनिहारी में कांग्रेस ऑलरेडी जीत चुकी है और यहां पर 15,071 वोटों से आगे है कांग्रेस पार्टी। तो यहां कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, आरजेडी के खाते में 25 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा सीपीआई-एमएल, यहां सबसे खराब पोजीशन सीपीआई-एमएल का, सबसे खराब पोजीशन वीआईपी का। वीआईपी के खाते में एक भी सीट नहीं, सीपीएम के खाते में मात्र 1 सीट, सीपीआई के खाते में एक भी सीट नहीं। आखिर हुआ क्या है, और अगर यहां कोई बेईमानी हुई है तो फिर यह लोकतंत्र के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, इन सब पे चर्चा करना जरूरी है। तमाम हमारे साथियों को स्क्रीन पर ले आइए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 202 सीटें क्या कहती हैं। और बिहार में हम लोग भी घूम रहे थे, हमारे एग्जिट पोल को भी आपने देखा था, बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात कही जा रही है कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले गए और इस कारण वहां महिलाओं ने बम्पर वोटिंग कर दी और उसके बाद यहां जीत हो गई है। क्या इतने से मान लिया जाए कि महिलाओं ने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं ने वोट डाले, 3 करोड़ 51 लाख महिलाओं की संख्या है, 3 करोड़ 51 लाख में से 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आए। चलिए, सबने डाल दिया, बम्पर वोट डाल दिए, फिर भी क्या जीत हो जाएगी? सोचने वाली बात है। जीत हो जाएगी क्या? 202 सीटें आ जाएंगी क्या? या यहां पर और कई महिलाओं से हम लोगों ने बातें की थी, कई महिलाएं ऐसी भी थी जो कह रही थी कि पैसा देना उनका काम है, वोट डालना हमारा काम है, हम तय करेंगे कि हमको किसको वोट डालना है। लेकिन सबने क्या आरजेडी को, माफी चाहूंगा, जेडीयू को और बीजेपी को वोट डाले, एलजेपीआर को वोट डाले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहां आखिर हुआ क्या है और इस ट्रेंड को समझने की जरूरत है। आप हरियाणा के ट्रेंड को समझिए। हरियाणा में जो कुछ हुआ, राहुल गांधी ने जिस बारे में खुलासा किया, 25 लाख वोटों की चोरी हो गई। उसके बाद आप ट्रेंड समझिए महाराष्ट्र के, आखिरी समय में 70 लाख नए वोट पड़ गए। आप ट्रेंड समझिए इसके बाद फिर दिल्ली के, और अब ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ 2-3 साथी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप तीनों का स्वागत है। थोड़ी देर में और भी साथी जुड़ेंगे। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में, न्यूज पॉइंट में। दिन भर आप हमारे साथ बने हुए हैं। बिहार को लेकर कई लोग मायूस होंगे, कई लोग खुश भी होंगे। जो बीजेपी को चाहने वाले लोग, एनडीए को चाहने वाले लोग आज बल्ले बल्ले हैं। नरेंद्र मोदी अपने दफ्तर में, वहां बीजेपी कार्यालय इसी दिल्ली में गमछा हिला रहे हैं। लेकिन यहां बिहार में गमछा हिलाने वाली एक और पार्टी थी, नाम था, आज उनकी चर्चा नहीं हो रही है, प्रशांत किशोर। वो कहां हैं? पीले गमछे के साथ वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। 0 बटा सन्नाटा। आखिर क्यों? प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, कल भी हम लोग एक वीवीआईपी एग्जिट पोल कर रहे थे, इससे पहले भी एग्जिट पोल हम लोगों ने किया, बहुत सारी हम लोगों ने चर्चाएं की इसी न्यूज पॉइंट में। बिहार के अलग अलग जगहों से हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन आखिर क्या था कि यहां पर 202 सीटें और उसके बाद मात्र इंडिया गठबंधन 35 सीटों पर, अभी 35 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। आपकी पहली प्रतिक्रिया प्रेम कुमार जी?
या राजीव जी, देखिए, ये चुनाव नतीजा जो है इसको हम कैसे पढ़ें, कैसे देखें, ये सबके लिए आज एक विषय है। सीट जरूर निश्चित दिख रही पार चली गई है बीजेपी और एनडीए। लेकिन जब हम इधर देखते हैं कि हुआ क्या है, तो वोटों के टर्म्स में हम देखते हैं कि आरजेडी को अपने दम पर 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, जबकि अभी गिनती जारी है। 1 करोड़ से ज्यादा वोट आरजेडी को मिल चुके हैं। कांग्रेस के वोट पिछले बार से ज्यादा मिल चुके हैं कांग्रेस को। इसी तरीके से महागठबंधन के वोट्स में कमी नहीं आई है, एक बड़ा टेक अवे है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि संख्या इस तरह से हुई कि 1 करोड़ वोट लेने वाला आरजेडी 25 या 24 सीट का मोहताज है कि नेता प्रतिपक्ष बने या ना बने, और 1 करोड़ से कम वोट लाने वाली बीजेपी 95% स्ट्राइक रेट के साथ, यानी 101 सीट में से 94-95 जीतती हुई दिख रही है। इसी तरह से जेडीयू के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंकड़े नहीं है, लेकिन अभी भी आरजेडी 1 करोड़ पार कर चुकी है, तो फैक्ट है। तो ये हुआ क्यों, हुआ कैसे? क्या जो एसआईआर हुआ उसके कारण उसके बाद कुछ वोट्स जोड़े गए, यानी वोट्स जोड़ने में भी हम जानते हैं जितने आवेदन आए उससे 5 लाख ज्यादा वोट जोड़ लिए गए। इसके बाद जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा की कि ये वोटर लिस्ट है और ये 1 करोड़ 43 लाख वोटर्स हैं, वही चुनाव आयोग 11 नवंबर को बताता है कि 1 करोड़ 45 लाख वोटर्स हैं। 1,70,000 एक्स्ट्रा वोट्स इस एक महीने में 6 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच आ गए। ऐसे ऐसे कई डॉट्स हैं जिसको देख करके देखें तो ये सारे वोट्स, भाई महिलाओं ने भी एक तरफा वोट कर दिया, नए वोटरों ने भी एक तरफा वोट कर दिया, जो वोट जोड़े गए उन्होंने भी एक तरफा वोट कर दिया। तो इसका मतलब है कि महागठबंधन की वोट तो घटे नहीं बल्कि कुछ बढ़े, लेकिन उनके वोट इतने ज्यादा बढ़े कि सारे नए वोटर्स ने एनडीए को ही वोट कर दिया, और इस तरह से ये चमत्कारिक परिणाम सामने आए। ये बिल्कुल वही शैली है। आप उत्तर प्रदेश याद कीजिए, जब आपको अखिलेश यादव की पार्टी 36% विधानसभा में वोट लाई थी, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी 36% वोट नहीं मिला था। इसके बावजूद वो सत्ता से बाहर हो गई, सत्ता में आ नहीं सकी और पीछे रह गई। वहां भी यही पैटर्न था कि अदर्स का जो कुनबा होता है 24% बिहार में भी था, पिछले चुनाव के मुकाबले 38 और 38 और बाकी 24, वो अदर्स का पिलर्स भी गायब हो गया और वो सब का सब एनडीए में जाके जुड़ा। अदर्स बहुत छोटा हो गया। एआईएमआईएम को भी पिछले बार के मुकाबले ज्यादा वोट्स मिले हैं, तो सबको ज्यादा वोट्स मिले हैं, लेकिन एनडीए को प्रचंड वोट मिले। महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी बात आप अभी इसी चीज को, मैं चुनाव आयोग के आंकड़े को देख रहा हूं। आरजेडी को 1,11,70,302 वोट अभी तक, 1,11,70,302 वोट आरजेडी को, और सीटें कितनी? 25 सीटें अभी भी फाइनल नहीं है। बीजेपी को 98,51,323, बीजेपी को 98,51,323 वोट मिले हैं बीजेपी को। सीटें कितनी हैं? स्क्रीन पे देखिए, 90 सीट। 98,51,323 वोट के साथ 90 सीट ला रही है बीजेपी, और आरजेडी 1,11,70,302 वोट के साथ 25 सीटें पाएगी कि नहीं पाएगी? विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे वहां पे, इसके लिए जूझ रही है। यह फर्क है बिहार का, यह फर्क। उसके अलावा जेडीयू भी कम है, जो 84 है, वो भी जेडीयू 93 लाख वोट हैं, 93,82,945 वोट। यह चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूं। जेडीयू के पास 93,82,000 लेकिन 84 सीटें, और कांग्रेस पार्टी 42,74,000, 50% पे कांग्रेस पार्टी के पास 42,74,000 वोट।
कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत में भी और वोट काउंटिंग में भी पाने वाली पार्टी आरजेडी आज सिमट के रह गई है 25 सीटों पे, और उसके बाद 98 लाख मात्र पाकर वो बीजेपी नंबर 1 और 90 सीटें। प्रेम कुमार जी 90 सीटें। जी जी, मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा था। और ये जो बात है, कम से कम इसको अगर कोई इस रूप में लेता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लोगों ने नकारा, बिल्कुल गलत बात। तेजस्वी यादव को आज भी प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मिला है। कोई ये कहता है कि कांग्रेस ने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया, बिल्कुल गलत। कांग्रेस को कम सीटें मिलने के बावजूद पहले से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं या उसके बराबर वोट मिलते दिख रहे हैं। भाई सीपीआई ने क्या कर दिया? उसने तो कोई पद यात्रा भी नहीं निकाली, वोट चोरी भी नहीं बोला, उसका तो अपना वही वोट बैंक रहा जो था। उसका क्या हुआ? वो क्यों 1 सीट पर 2 सीट पर आकर सिमट गई? सीपीआई भाई तेघड़ा की सीट न जाने 4-5 कितने साल से चुनाव से 4-5 चुनाव से एक ही व्यक्ति एमएलए जीत रहे थे बेगूसराय में, वो तेघड़ा की सीट भी हार गई सीपीआई। बछवाड़ा तो मान लिया कि कांग्रेस भी खड़ी थी, दोनों हार गई, लेकिन तेघड़ा भी हार गई। सीपीएम का भी वही हाल है, सिर्फ 1 सीट मिला। यानी पूरे महागठबंधन में हम देखते हैं कि जो हार का कारण है वो कहीं भी स्ट्रैटेजी, मुद्दा, ये सब कतई हार का कारण नहीं है। हार का कारण इसको सभ्य भाषा में इलेक्शन मैनेजमेंट बोलेंगे, और अगर बढ़िया से दिखाना चाहे तो ये मैनेजमेंट जो है वोट जुटाने का मैनेजमेंट है, लेजिटिमेट तरीके से नहीं, गलत तरीके से वोट जुटाने का मैनेजमेंट है। और बढ़िया से अगर बोलना चाहें तो हम ऊपर लिख रहे हैं बिहार चुनाव में भयंकर बेईमानी। जी जी, अगर तो और बढ़िया से बोलना चाहें तो ये अपने अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि बिहार चुनाव में अगर भयंकर बेईमानी है, हम ये कह रहे हैं, तो ये बेईमानी दिखती है। और इसलिए यहां पर जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बता दिया कि हरियाणा में क्या हुआ था, राहुल गांधी ने बता दिया कि उधर महाराष्ट्र में क्या हुआ था, और राहुल गांधी ने कर्नाटक की भी एक अलग सीट की जो चोरी बताई थी, उसके अलावा भी महादेवपुरा की चोरी उन्होंने बताई थी। और राहुल गांधी जब हरियाणा चुनाव में धांधली और एच फाइल्स लेकर आए थे, आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि 14 तारीख के बाद हम इसी ढंग से एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ बिहार चुनाव की धांधलियों को भी उजागर करें। ये भी राहुल गांधी कह रहे थे। यानी साफ साफ ये इंगित करता है, ये पता चलता है कि ये एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि इसी ढंग से आगे हम जिस चुनाव को चाहेंगे उसको जीतेंगे, जिस चुनाव को चाहेंगे हम उसको हारेंगे। अब देश का लोकतंत्र लेकिन कहां रहेगा जब आप और हम वोट डालने जाएंगे प्रेम कुमार जी, और हमारा वोट किस दिशा में जा रहा है हमको पता ही नहीं। ईवीएम भी छोड़ दीजिए, यहां तो पूरा खेल एसआईआर से लेके ईवीएम तक, काउंटिंग तक सारे खेल अगर हैं, तो फिर कहां जा रहा है ये देश, कहां जा रहा है देश का लोकतंत्र? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रेम कुमार जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बस अपनी बात संक्षेप में ही रखता हूं। देखिए, ये जिस तरह से ललन सिंह ने कहा था कि हर वोटर को अनंत सिंह बनना होगा, आज देश की आवश्यकता बन गई है कि हर नागरिक को राहुल गांधी बनना पड़ेगा। राहुल गांधी की अकेले थोड़ी जिम्मेदारी है कि वो डेमोक्रेसी बचाए, कि वो वोट चोरी के बारे में बोले, कि वोट पूरी सरकार, ये वोट चोरी नहीं, ये तो सरकार की चोरी है। वोट चुराना हमें समझ में नहीं आता है, लगता है कि मेरा वोट है, कैसे चुरा रहे होंगे। अरे ये तो महागठबंधन को जितना वोट मिल रहा है उतना मिलने छोड़ दिया गया, उसके बाद इन्होंने अतिरिक्त वोटों का प्रबंधन कर लिया और सरकार चुरा ली। तो किसका वोट चुराया हमें भी नहीं मालूम। मेरा वोट चुराया तो डुप्लीकेट वोट से अगर वोट चोरी हो रही है तो मुझे क्या मालूम मेरे डुप्लीकेट से किसको चोरी हुई। मुझे तो लग रहा मैंने वोट अपना दिया। तो जनता की आंखों में भ्रम का जो ये डाला गया है, वो भ्रम जो है खोलना पड़ेगा, और इस खोलने के लिए हर व्यक्ति को राहुल गांधी बनने की जरूरत है। जबकि आज की मीडिया और आज कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग, और आज वो मीडिया बल्कि समांतर मीडिया के भी सारे लोग कहते हैं कि वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है।
अरे वोट जब सरकार ही चोरी से बन रही है तो इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? जनता मानती ही नहीं है। अरे आप कौन होते बोलने वाले कि जनता मानती नहीं है, जबकि जनता का वोट पहले से बड़ा है महागठबंधन को, तो इसका मतलब महागठबंधन के प्रति जनता का समर्थन था, फिर भी सरकार दूसरे की बन रही है। यही चमत्कार जो है, ये वोट चोरी, वोटिंग का जो सिस्टम है ये कर रहा है, और इसको बेपर्द किए बगैर अब देश में कोई चुनाव अपोजिशन जीत ही नहीं सकता। राजीव जी, जीत ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर इस हिसाब से, जिस हिसाब से चल रहा है, इस हिसाब से जीत बहुत मुश्किल। जरा आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल सिन्हा जी, बिहार के चुनाव को और इस रिजल्ट को आप किस ढंग से देख रहे हैं? और जो बातें हम लोग अभी कर रहे थे, बहुत गौर से आप ध्यान से सुन रहे थे, जरा उन बातों को अगर उससे सहमत हो तो आगे बढ़ाइए। हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी जी, अच्छे से आ रही है, बिल्कुल। हाँ, देखिए ये क्या है कि अब हम लोग अगर रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो भी जमता नहीं है बाकी, लेकिन रिजल्ट एनालिसिस करने से काम नहीं चलेगा। मामला ऐसा है कि स्टार्ट आप अगर करें तो वहीं से लेना होगा कि एसआईआर पहले वोटर लिस्ट दे दिया। ये पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने दे दी है लिस्ट की, वोटर लिस्ट ये है आपका, आप अपॉइंट करिए अपना ब्लॉक लेवल एजेंट, बूथ लेवल एजेंट, और उन्होंने लिस्ट दे दी, सब हो गया। उसका एकाएक 24 जून को उन्होंने डिक्लेयर किया कि एसआईआर करेंगे। ये यहीं से बात शुरू होती है। और एसआईआर जो स्टार्ट किया तो मतलब सब माथा लगाकर थक गया कि ये डिसीजन किसने लिया, कब लिया, कैसे लिया, किन पॉलिटिकल पार्टीज और किन लोगों से बात करके लिया। सुप्रीम कोर्ट तक में भी ये क्या कहते हैं, इसके जवाब नहीं दिए इलेक्शन कमीशन ने। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो 65 लाख या 70 लाख के आसपास, 68-70 जो भी उन्होंने निकाला और फिर जोड़ा, ये क्या था? ये वही था जो हरियाणा इलेक्शन के बारे में बताया राहुल गांधी ने, उसको एडजस्ट किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी तब आपको समझ में आ जाएगा, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि उनका वहां गठबंधन का वोट तो घटा नहीं, तो ये जो ऐड हुआ वोट वो किसका, बताओ, उसने वहां हेरा फेरी की। पहली हेरा फेरी वहां से है, जो वोटर लिस्ट के लेवल पे। सेकेंड जो अभी है, ये मैं मैथमेटिक्स तो मेरा बहुत ही खराब है, इसीलिए मैंने बायोलॉजी पर पढ़ाई की, और लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि 5% वोट आया है एलजेपी को, उसकी सीटें हैं 19 और 20-21 के लिए फाइट कर रहा है था। और 9%, 8.6, 5.02 है एलजेपी का वोट परसेंटेज, उसको है 19 सीट, और कांग्रेस को है 8.76, लगभग 9% कांग्रेस, 9% जी। उसको सीट आप देख रहे हैं 6 जी। तो उसके बाद बीजेपी, अब आरजेडी को है 22% वोट। 22% वोट में वो स्ट्रगल कर रहा है कि किसी तरह से मतलब 25-26 पर जी, लगभग 23% है। हाँ जी, 23% के आसपास है, वो कर रहा है। 20%, 20 प्लस है बीजेपी को, लेकिन वो 90 है। अच्छा, ये जो वोट परसेंटेज है, ये वोट परसेंटेज जब वो वोट आता है तो सोना बन जाता है जब एनडीए में है। जैसे कि 2% वोट, जो 2.88% सीपीआईएमएल का वोट है, लेकिन एएमआईएम जो है वो उसके वोट परसेंट 2 से नीचे है, लेकिन उसकी सीट 5 है। अब ये गणित तो हमको समझ में नहीं आता कि भैया सब परसेंटेज उधर ज्यादा है। एक एक घटक को ले ले। पहला घटक है आरजेडी, उसके बराबर में बीजेपी रखिए, वो उससे नीचे है। दूसरा घटक है जेडीयू, वो आरजेडी से नीचे है। तीसरे घटक का ये तीनों तो एक तरह के है। बाकी जो सीट है वोटर, ये क्या कहते हैं, एलजेपी को कांग्रेस से बराबर देख लीजिए, ज्यादा वोट है लेकिन सीटें नहीं है। सीपीआईएमएल को देख लीजिए, एआईएमआईएम से ज्यादा है, उनको कुशवाहा से ज्यादा वोट परसेंटेज है। कुशवाहा को मेरे ख्याल में 1% समथिंग है, देखना होगा जी। तो ये हालत है कि आप ये गणित, अब ये तो योगेंद्र से कभी बातचीत होगी या वो कहीं आएंगे तो बताएंगे कि ये कौन सा सेफोलॉजी किया है। तो एक तो ये गणित है। दूसरा है क्या
कि हमको इस पर क्यों नहीं चर्चा करनी चाहिए कि जब इंदिरा गांधी का ये क्या कहते हैं जो चुनाव रद्द हो जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने छोटी सी मदद ली थी अपने इलेक्शन कैंपेन में पंडाल लगाने, प्रधानमंत्री है, जबकि उनको अभी तो आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से लेकर के सब सुविधाएं दे भी दी गई हैं सुरक्षा के नाम पर कानूनी तौर पर, लेकिन उस समय वो नहीं था कानून में। उनको उसकी मदद लेने के लिए उनका चुनाव आप रद्द कर देते हैं। यहां आप देख लीजिए कि जो चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है उस बीच में खाते में पैसे जा रहे हैं और कोई उसकी सुनवाई नहीं। मुझको अभी आज ही बताया हमारे गांव के एक बच्चे ने कि उसकी मां का वृद्धावस्था पेंशन 1100 रुपया आ गया है। ये आया कब? 10 तारीख को जी। चुनाव 11 तारीख को उस इलाके में 6 को हो गया था, लेकिन ये इसका मतलब है कि वृद्धावस्था पेंशन भी वैसे जारी है। अब ये देखिए कितना इलेक्शन कमीशन कितना उदार है, देश की प्रगति और विकास के मूल्यों से कोई समझौता नहीं कर सकता है। वो समझौता सिर्फ इससे कर सकता है कि विपक्ष अगर बोला तो उसको शटअप करने के लिए कहेगा कि वो क्यों खामोश बोलता है, तुम लोग हार जाता है इसीलिए बोलता है। उसके बाद वो ये जवाब नहीं देगा कि ये क्या कहते हैं आपने जो डेट गुजरात या यहाँ के जो ऑफिसर्स और जो पुलिस फोर्स लगाया वो किस क्राइटेरिया किस वजह से, उसका कोई जवाब दीजिए। किसने आपको ये बताया? ये क्या आपने होम मिनिस्ट्री में बैठ करके तरीका ये है कि इलेक्शन कमीशन रिक्विजिशन देता है और बताता है कि इस तरीके से हमको इतना फोर्स ऐसे ऐसे चाहिए और उसमें अपनी अवेलेबिलिटी कहाँ इनका फोर्स है वो बताता है। उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि हमको फोर्स का कंपोजिशन कैसा रहना चाहिए, वो करता है। कई बार आंध्रा के लोग जो है कि वो ये क्या कहते हैं ऑफिसर और ये बुलाए जाते हैं। ऑब्जर्वर्स में भी एक सेट पैटर्न है कि जिन लोगों का रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा ऑफिसर्स का रहा है वही मदद करने के लिए, या कोई ऐसा है जिसके बारे में कहा जाएगा कि कोई तरह के नहीं, वो है। कोई तरह का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, किसी सवाल का जवाब नहीं, कोई ये लास्ट तक उसने सवाल के जवाब नहीं दिए SIR के मामले में बिहार में। उस और वो ये जो ये क्या मतलब वोट जो स्क्रूटनी है कैंडिडेट्स का, उसका आपने भाषण क्या दिया, इस पर कोई नहीं। धनबल में अनंत सिंह चुनाव जीत कर आया, वो जो है चुनाव के बीच में 70 गाड़ियां लेकर घूम रहा था। एक आदमी की हत्या उसके का आरोप उसके सिर है, लेकिन आपने क्या कार्रवाई की? वहीं पर केंद्रीय मंत्री सिर्फ बोल रहा है। अगर ये सब टोटल सिनेरियो में आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि ये स्क्रिप्टेड रिजल्ट है। इस स्क्रिप्टेड रिजल्ट का आप कुछ नहीं कर सकते। कोई गणित कोई भी आपको बता नहीं सकता कि ये इसके पीछे का राज क्या है। अब दूसरा, अब एक काउंटर हम ले ले लोग जल्दी से जी। हाँ, जैसे कि ये लालू और ये क्या कहते हैं RJD में ठीक से मतलब RJD और राहुल गांधी में ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, तो उसके बाद वोट जो है सो यादव और कुर्मी के वोट ये हो गए। इस टाइप से कई आपको ये आएंगे। अगर ये सब हो गए तो RJD को इतना वोट कहां से आ गया? तब अगर सब इक्वेशन उसके खिलाफ ही था, सोशल इक्वेशन, तो वो 22% वोट कैसे ले आया? कांग्रेस भी अपने परसेंटेज को कैसे कायम रख पाई? और CPI-ML ही कम से कम उतना परसेंटेज कहां से ले आई? अगर पूरा पोलराइजेशन इन्हीं के गणित जो है मास्टर माइंड के गणित से अगर हो गया तो ये सब वोट कहां से आए? तो इसका मतलब आप खुद ही अर्थ निकाल लीजिए।